हेलो स्टूडेंट। देखिए, तो आज हम लोग वे सभी प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि पहला प्रश्न है, कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। ठीक है, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए, यह प्रश्न 2012 और 20 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कमी नहीं होना या फिर नहीं है। ठीक है, और है कि विडंबना का स्वरूप क्या है। लिखेंगे कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, इसलिए इसमें दूसरा कोई बुराई नहीं है। ठीक है, देखिए आपका 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि छोटा से छोटा कर देते हैं 30 35। देखिए कह रहा है कि प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है 2011 में। लिखेंगे कि खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी। ठीक है, देखिए इन खोखा के माता पिता को खोखा के जन्म होने से पहले वह उनकी सिर्फ क्या थी कि लड़कियां थी। और भी कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। ठीक है, उ- उसके गलत कार्यों में भी उसके माता पिता को उसमें इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे। ठीक है, देखिए यानी कि खोखा अगर कोई गलती भी कर देता था तो उनके माता पिता को ऐसा लगता था कि ये आगे चल के इंजीनियर बनेगा, इसीलिए ऐसे मतलब कुछ कुछ कर रहा है। ठीक है, जबकि जो बेटियों को वो सिर्फ यह सिखाते थे कि उसे उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामलों में क्या था कि अपवाद था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, कह रहा है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे उत्तर कि अपने पिता के द्वारा लपक कर अपने पिता के द्वारा लपक कर मदन को हाथों में उठा लेने पर मदन हक्का बक्का रह गया। कोई भी गलती करने पर उसे अपने पिता से बहुत मार पड़ती थी, लेकिन उस दिन उसके पिता ने गलती करने के बाद भी उसे नहीं पीटा, बल्कि उसे अपने गले से लगा लिया। पिताजी को उसे इस तरह से प्यार करते देख वह हक्का बक्का रह गया। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर कोई गलती करता था मदन, ठीक है, तो उसके पिताजी बिना पूछे हुए उसको बांध कर पीटते थे, बहुत मारते थे। ठीक है, लेकिन उस दिन वह बहुत ही हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसके पिता ने उसे गलती करने के बावजूद भी उसे बहुत प्यार किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का था कि लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ का क्या है। ठीक है, ये 18 में पूछा गया प्रश्न है आपका। लिखेंगे उत्तर कि लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ में अंतर है। सफलता मनुष्यों को बड़े आडंबर के साथ मानशास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पाना है जिस जिस जिसकी उसे चाहत है। ठीक है, जबकि प्रेम पूर्वक व्यवहार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, त्याग की भावना, अप, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से समर्पित करना मनुष्य का चरितार्थ होता है। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है आपका 13 में। यह उत्तर कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित ही है। कि जो नाखून होते हैं उस नाखून को किसके द्वारा, अस्त्र के द्वारा देखना एक उचित है, क्योंकि आदि मानव का मुख्य अस्त्र नाखून ही था। करें कि जो पहले आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है, उन आदि मानव का जो मुख्य अस्त्र था वो नाखून ही हुआ करता था। ठीक है, दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद था। यानी कि
जो दांत था वह भी अस्त्र के रूप में था, लेकिन सबसे प्रथम स्थान पर क्या था कि नाखून था। ठीक है, उस समय वे अपने प्रतिद्वंदियों को नाखूनों से ही पछाड़ता था। ठीक है, यानी कि पहले के समय में जब आदि मानव था तो उस समय अपने जो प्रतिद्वंदी थे यानी कि जो दुश्मन थे उनको नाखून से ही उन पर वार करता था, उनको मारने के लिए, नोचने के लिए, या फिर इतना। उस समय जो आदि मानव थे उनके नाखून जो होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, मान लीजिए कोई जानवर अगर हमला करता था तो वह नाखून से ही उसको मार डालते थे। ठीक है, क्योंकि आज भी मानव जब अकेले किसी से लड़ेगा और उसके पास कोई अस्त्र नहीं होगा तो वह सर्वप्रथम इसी का प्रयोग करेगा। क्या कहता है कि आज के समय में भी अगर मान लीजिए कोई मानव लड़ रहा है, उसके पास कोई अस्त्र नहीं है, नाखून अगर रहेगा बड़ा बड़ा तो सोचेगा कि नाखून से उसको क्या करते हैं कि खरोच लेते हैं दम। ठीक है, तो एक अस्त्र के रूप में है नाखून। ठीक है, मानव के लिए। देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है कि नागरी लिपि कब सार्वदेशिक लिपि थी? ये 12 और 13 दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, लिखेंगे उत्तर कि ईसा की 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का सारे देश में प्रचलन माना जाता है। पुनः लेखक इसे 8वीं से 11वीं सदी में सर्वदेशिक लिपि मानते हैं। देश भर से इस लिपि में लिखित बहुत सारे लेख मिले हुए हैं। ठीक है, देखिए, चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का था कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि एक लड़का था जिसका नाम दिल बहादुर था। उसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष की थी। उसका शरीर स्वस्थ, रंग गोरा और मुंह चपटा था। ठीक है, मुंह चपटा था। वह सफेद नेकर, आधी बाह की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। ठीक है, एक रुमाल लपटा था अपने। चलिए, हो गया नहीं प्रश्न। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है।